भी बच्चे क्लास 10 में हैं, 2027 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ लेकर आया हूँ विज्ञान का बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। आप लोग इस वीडियो से बने रहें, आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, जो हमारा विज्ञान है, हमारा क्या है, विज्ञान है क्लास 10 का, वो 3 भाग में बटा हुआ है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को इस वीडियो में विज्ञान का पहला भाग रासायनिक विज्ञान, जिसका पहला पार्ट जो है हमारा वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए या फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के साथ साथ आप किसी कॉपी और कलम को लेकर के नोट लिखते रहें। ठीक है, तो अब चलो हम देखते हैं। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर यानी कि आपस में अभिक्रिया करके अर्थात पुनः तुरंत व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। यानी कि जो पुनः पदार्थ उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, उसका भौतिक तथा जो रासायनिक गुण होते हैं, इनके जो मूल होते हैं, उनके पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग कि सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। जो सोडियम है इसका 4 अणु लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। तो जब इसका अपक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद होगा, उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण उत्पन्न होगा। जिसके क्या लिखा है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे, सोडियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रासायनिक अपक्रिया का सूत्रों द्वारा यानी प्रतीक द्वारा प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ही शार्ट है, बस इतना याद रखो बस। रासायनिक अभिक्रिया का सूत्रों द्वारा यानी कि प्रतीक द्वारा, जैसे कि आप देखें ना, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, यन। ये ऐसे ही ऑक्सीजन का क्या होता है प्रतीक, वो, लेकिन इसे वो एक ही अणु हमेशा नहीं लिखते हैं, O2 इसलिए लिखा जाता है। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण जो है, तो रासायनिक अभिक्रिया का सूत्रों द्वारा यानी प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रिया कारक तथा निर्मित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है हाइड्रोजन, उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। इस संक्षिप्त रूप में शब्द जो होता है समीकरण की सहायता से निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। देख लीजिए कैसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक, और इससे जब मिलेगा तो क्या उत्पन्न होगा, जल उत्पाद होगा। तो जो उत्पन्न होता है उसी को उत्पाद कहते हैं और जिसके बीच में अभिक्रिया कराया जाता है उसी को अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण और दिया है, इसे भी देख लीजिए। फिर अगला देखिए क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो द्रव्यमान होता है पदार्थ का, उसमें ना तो पदार्थ द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है, विनाश होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इसलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि परीक्षा में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है समीकरण, उसी को संतुलित करना रहता है। ठीक है, समीकरण संतुलित करने के लिए मैं एक वीडियो आप लोग को बना करके बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने बच्चे भी वीडियो को लाइक नहीं करे हैं वह वीडियो को लाइक जरूर कर ले। क्या है देखिए,
फिर आ गया है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके प्रकार देख लीजिए। अभिक्रिया के कारण अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? लगभग 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं। जैसे दो अभिकारक जो होते हैं वो हमेशा दो या दो से अधिक रहेंगे, तभी अभिक्रिया हो पाएगी उसके बीच। तो वही लिखा है इसमें, अभिक्रिया के कारण अभिक्रिया के कारण क्या होते हैं, निम्न वर्गों में बांटा गया है। यानी कि जो पहला वर्ग है संयोजन या संकलन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक यानी अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता यानी तेजी से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा यानी कि गर्मी। देखिए CaO यानी ये क्या है? बिना बुझा चूना। इसका जब जल के साथ क्रिया करा देंगे, H2O के साथ जब क्रिया करा देंगे, तब क्या प्राप्त होगा? हमारा बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और प्लस में ऊष्मा, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या है। अगला देखिए जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक होगा जो टूट करके क्या होंगे, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अनुकर्मणीय होती है, ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरा देख लीजिए। तीसरा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये क्या है? यह दो प्रकार की होती है, ठीक है। फिर अगला देखिए, चौथा क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो उपचयन क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या है? ऑक्सीजन का योग, जिसमें ऑक्सीजन मिलता है उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये लिखा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या योग, ऑक्सीजन का क्या होता है? योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन यानी निकलना, बाह्यक्षेप करना, बाहर निकलना, क्या कहलाता है? उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण देखिए, सोडियम ऑक्साइड यानी कि 4Na प्लस क्या होगा? ऑक्सीजन। जो सोडियम है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तब क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है? अपचयन। अपचयन में क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का योग, इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन का योग हुआ और हाइड्रोजन का निष्कासन, और इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। उसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ है? जुटा है और हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो वह क्या कहलाया है? उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया तब कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया तब कहेंगे, देखिए ध्यान से, जो हमारा उपचयन अभिक्रिया होता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है इसका योग होता है अथवा जो हाइड्रोजन होता है इसका निष्कासन होता है, तब यह कहलाता है उपचयन अभिक्रिया।
लेकिन जब अपचयन अभिक्रिया की बात करेंगे तब क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा अथवा हाइड्रोजन का योग होगा। उदाहरण भी देख लीजिए, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट क्या है, 2KClO3, ठीक है। इसको दो जगह तोड़ेंगे, तब तोड़ने के बाद क्या बना देखिए, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड, और फिर 3 अणु O2, 3 दूना 6 अणु क्या है ऑक्सीजन के अलग हुए, वो ऑक्सीजन निकला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है रेडॉक्स अभिक्रिया। कुछ बच्चे तो पूरा का पूरा साल पढ़ डालते हैं, पूरा का पूरा किताब पढ़ डालते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है तो कहते हैं हम किताब में कहीं पढ़े ही नहीं ऐसा सब। तो इसी में ये छिपा रहता है रेडॉक्स अभिक्रिया। देख लीजिए बहुत ही ध्यान से, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित था, दूसरा जो अभिकारक होता है अपचयित होता है। देखो जब अभिक्रिया कराया जाएगा, कोई समीकरण होगा तो कम से कम दो तत्व, दो पदार्थ तो होते ही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए JDNO और फिर C, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर देख लीजिए, ये देखिए ऊपर क्या है, सोडियम और ऑक्सीजन का क्रिया कराया गया है, ठीक है। तो जब दो अभिकारक रहेंगे, क्या रहेंगे, दो अभिकारक रहेंगे, तो क्या है, किसी अभिकारक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक क्या होगा उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होगा अपचयित होता है, तो इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा इसी की चीज को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जो जेडियन वो है, यानी कि जो क्या होता है एक तत्व को त्यागता है, उसी को कहते हैं अपचयन। ये देखो ये वो त्याग करके सी के पास पहुंचा देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा जेडियन, और यहाँ पर CO हो जाएगा, ठीक है। तो जो लेता है दूसरे से उसी को क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, और जो क्या होता है त्यागता है, निष्कासन करता है, उसी को क्या कहते हैं अपचयन, ठीक है। ऊपर अभी आप लोग को बताए कि यहाँ देखो क्या होता है, ऑक्सीजन त्यागता है तब क्या बनता है अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है अपचयन, अपचयन दिख रहा है आपको, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन यानी त्यागना, तो वहीं पर देखो यहाँ पर त्याग रहा है, ऑक्सीजन को जब त्यागता है तो अपचयन हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ क्या होता है जुड़ रहा है सी के साथ, सी के साथ क्या हो रहा है यहाँ का ऑक्सीजन जाकर के जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा उपचयन। देखो ऊपर लिखा हुआ है, किसी पदार्थ में दिख रहा है, देखो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा जब तो क्या हो गया उपचयन। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, जब ऑक्सीजन यहाँ C है, यह है C, और C में जब ये ऑक्सीजन जुटेगा तो हो जाएगा उपचयन, ठीक है। अब समझ में आ गया, यहाँ JDNO उपचयित होकर, उपचयन नहीं अपचयित होकर, सॉरी, यहाँ ZNO क्या है अपचयित होकर Zn में तथा कार्बन उपचयित होकर CO में बदल जाता है। पांचवा देखिए हमारा क्या है, पांचवा हमारा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें दो अभिक्रिया कौन कौन से हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। एक है जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, एक होता है जो क्या करता है बाहर छोड़ता है, निष्कासन करता है, ठीक है। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है, ठीक है। पहला क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित यानी कि निर्मुक्त होता है, निष्कासन होता है, निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो ऊष्मा को क्या करता है निकालता है, त्यागता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वहीं पर देख लीजिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ग्रहण करता है, क्या कहलाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, दैनिक जीवन में अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिकारकों का प्रभाव,
ठीक है। दैनिक जीवन में यानी रोजमर्रा के जीवन में हम लोग के दैनिक जीवन में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव। इसमें क्या है देखिए, संक्षारण। संक्षारण क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें धातु जो होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, सॉरी, वह अभिक्रिया जिसमें जो धातु होता है वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2, नमी, ठीक है, या अन्य रसायनों से मंद अभिक्रिया द्वारा यानी धीरे धीरे अभिक्रिया द्वारा नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा आप जमीन पर रख दीजिए या फिर जमीन के अंदर दबा दीजिए, कुछ दिन आप देखेंगे कि जमीन से नमी पा करके और वह धीरे धीरे ऑक्सीजन को जमीन से ऑक्सीजन जो होता है वायु होता है, वायु से ऑक्सीजन लेकर के और जमीन से नमी लेकर के धीरे धीरे मंद क्रिया में क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, जिससे क्या कहते हैं, मूर्छा लगना, धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो क्रिया धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लोहे पर जंग लगना, चांदी के जो आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, उन पर काली परत का जमना आदि। फिर देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों देख लीजिए। संक्षारण, जो संक्षारण है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जरूर आता है एग्जाम में, 100% पक्का है। फिर क्या है, विकृत गंधिता। तेल व वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे चिप्स, कचड़ी, टेढ़े मेढ़े खाते हो आप लोग, तेल व वसा युक्त खाद्य, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, खाने वाला पदार्थ हो, और वसा से युक्त, वसा से भरपूर हो, तेल से, ठीक है, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। समझ गए ना? कोई भी खाने योग्य पदार्थ रख दीजिए आप, अधिक समय तक अगर रखे रहेंगे तो उसका जो स्वाद होता है वह गंध, सुगंध होता है, वो क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। बहुत ही शार्ट और बहुत ही छोटे लाइन में इसका उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए या फिर नोट बना लीजिए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। अब हमारा आ गया रासायनिक विज्ञान का क्या है, दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा चैप्टर आ गया। दूसरा चैप्टर क्या है हमारा, अम्ल और फिर क्षारक तथा लवण, जिसे कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्ल देखिए क्या है, वह पदार्थ जिनका जो स्वाद होता है खट्टा होता है। अगर आप लोग सोचे कि अम्ल को हम कैसे पहचानें, तो वही बताने जा रहे हैं। अम्ल का परिभाषा समझ लो या फिर अम्ल का परखना जिसे कहते हैं, कैसे परखें कि अम्ल है। वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर आता है नीला नीला, उस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, बहुत ही शार्ट आंसर है, उत्तर है इसका। अम्ल किसे कहते हैं, सीधा सा एक लाइन का केवल। वह पदार्थ जिनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है, खट्टा शब्द याद रखिए बस, अम्ल का नाम सुनते ही खट्टा, ठीक है। वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर, नीले, ये याद रखना, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, तथा जिसका, अभी क्या बताएं, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये लैटिन शब्द यानी कि एसिड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड, ठीक है। तो अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड्स का मतलब क्या होता है, खट्टा। अतः वह पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होता है वह सब पदार्थ क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो आप कई प्रकार के फल खाए होंगे, जैसे आप खाए होंगे सिरका, खाए होंगे नींबू संतरा, खाए होंगे इमली, आंवला खाए होंगे। आंवला शायद कम खट्टा होता है, लेकिन इमली खाए होंगे, उसमें भरपूर पाया जाता है अम्ल, ठीक है। ये देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, सिरका, सिट्रिक फल, नींबू संतरा। सिट्रिक फल यानी कि नींबू और संतरा, ठीक है। तथा इमली में क्रमशः क्या होता है, एसिटिक, सिट्रिक तथा टार्टरिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। अब इसका एक परिभाषा और है, वो है अर्हेनियस के अनुसार।
अर्हेनियस के अनुसार का परिभाषा देख लीजिए क्या है। अर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार यहाँ से वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन धन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन धन आयन के अतिरिक्त अन्य धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। जब हाइड्रोजन धन आयन देगा तो क्या होगा, सभी अम्ल वाले पदार्थों में क्या होगा, हाइड्रोजन जो तत्व होता है ये उपस्थित रहेगा। ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुण अब देखिए आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है। पहला है इसमें धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल का अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातुओं से। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक जेडीएन, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। दोबारा देख लीजिए कि जो अम्ल होता है उसका अभिक्रिया धातुओं से जब कराएंगे तो अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से जैसे जिंक और फिर हमारा क्या होगा सोडियम, फिर हमारा क्या होगा मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा क्या होता है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। जैसे जिंक ले लिए, इसका अभिक्रिया करा दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है। फिर इससे क्या उत्पन्न होगा, जिंक क्लोराइड प्लस में भी क्या बता दिए हम प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस। तो देख लीजिए H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है। फिर अगला हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, धातु कार्बोनेटो तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटो से अभिक्रिया। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं कौन कौन से, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर आदि। ठीक है। सभी धातु कार्बोनेट, ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है। जैसे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस किसके साथ क्रिया कराएंगे, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तब क्या प्राप्त होगा, CaCl2 प्राप्त होगा यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्राप्त होगा H2O। ठीक। फिर देखते हैं अगला उदाहरण है 3 नंबर का। देखिए धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अम्ल का अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपक्रिया किससे कराएंगे, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, उसके साथ साथ CaCl2 बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा अम्ल यहीं से खत्म होता है, शुरू होता है क्षारक या भस्म, जिसे कहते हैं क्षार। ठीक है। तो क्षारक या भस्म यानी कि क्षार होता है वह पदार्थ जिनका स्वाद तीखा होता है। अम्ल पदार्थ क्या होता है, उनका स्वाद खट्टा होता है और फिर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, उसका अपोजिट, उसका उल्टा होगा इसमें। वह पदार्थ जिनका स्वाद, देखिए वह पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, यानी छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है, उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है। और एक चीज देखिए, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। जो क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, भस्म होते हैं, वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लेकिन जो अम्ल होता है इसका उल्टा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है। फिर आगे देखिएगा, इसका भी अर्हेनियस के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या दिए हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनिक होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन वो OH ऋणायन देते हैं, उसमें धनायन देते थे और क्या देते थे, हाइड्रोजन, इसमें क्या देते हैं,
हाइड्रा ऑक्साइड आयन वो भी OH ऋणायन देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक, तो देखते हैं जो पहला हमारा है क्षारों के रासायनिक गुण, यानी कि पहला हमारा धातुओं से अभिक्रिया। धातु, देखिए धातुओं से अभिक्रिया परबल क्षार क्रियाशील, जो परबल क्षार यानी बहुत खतरनाक क्षार क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अतः इन्हें सक्रिय धातुओं के पात्र में नहीं रखा जाता है। जैसे जिंक का अभिक्रिया किससे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ जब कराएंगे तो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए तीसरे नंबर का हमारा क्या है, तीसरे नंबर पर हमारा है ये देखिए, तीसरे नहीं दूसरे नंबर का अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अधातु, अभी धातु कराए, अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अतः क्षार की इनसे अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण जल प्राप्त होता है। यानी को जो क्षार होता है इनके साथ अभिक्रिया के बाद क्या प्राप्त होता है, लवण व फिर जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, बुझा चूना के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जल प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे हम, सूचक वह पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन यानी मापने में, वह पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधयुक्त सूचक और फिर सार्वत्रिक सूचक। उदाहरण देखिए, लिटमस पेपर, फिर फिनाल, क्या लिखा है, फिनाल्फथैलिक, फिनाल्फथैलिक, मेथिल ऑरेंज आदि। ठीक है, देखिए सूचक क्या क्या है, फिनाल्फथैलीन। ठीक है, इसका जो पीएच परास होता है ये क्या होता है, 8.4 से 10 तक होता है पीएच मान, पीएच परास। ठीक है, और जो रंग होता है अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, दो माध्यम दिया हुआ, इसका जो रंग होता है अम्लीय माध्यम में कैसा होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है। देखिए रंगहीन होता है, क्या होता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और फिर क्षारीय माध्यम में गुलाबी या फिर लाल होता है। ठीक है, फिर मेथिल ऑरेंज जो है हमारा, उसका 3.1 से लेकर 4.4 तक इसका पीएच मान होता है और इसका जो रंग होता है अम्लीय माध्यम में लाल तथा फिर क्षारीय माध्यम में पीला होता है। फिर जो लिटमस हमारा होता है वो 5 से लेकर के 6 तक, यानी 5.0 से 6.0 तक इसका पीएच परास होता है, पीएच मान होता है। और इसके रंग कलर की बात अगर करें तो अम्लीय माध्यम में लाल और फिर क्षारीय माध्यम में नीला होता है। ठीक है, और जो हमारी हल्दी होता है, सब लोग हल्दी यूज करे हैं, तो हल्दी देखिए खाने में पड़ता है। ठीक है, तो 7.4 से 8.6 तक इसका पीएच मान होता है और इसका जो रंग होता है, कलर होता है, वो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में लाल होता है। कभी आप देखेंगे पीला तो हल्दी होता ही है। ठीक है, और क्षार से अभिक्रिया कराने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है, निरमा घर पर सबके है, साबुन सबके घर पर है। ठीक है, तो जो क्षार होता है वो साबुन और निरमा में कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर कभी कपड़े वपड़े में हल्दी वाला मसाला लग जाए सब्जी खाते समय, तो उस पर जब साबुन या निरमा से धुलाई करते हैं घर पर, तो क्या हो जाता है, वहां पर लाल धब्बा पड़ जाता है। इससे भी आप लोग देख सकते हैं घर पर यूज करके, उदाहरण के टाइप। ठीक है, अब हम देखेंगे पीएच मान। सोरेनसन, क्या है, सोरेनसन ने बताया, सोरेनसन कौन, एक वैज्ञानिक है, सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ही क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट मान लें। ठीक है, और इसे याद भी कर लें। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के
लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। और पीएच मान निकालने का सूत्र होता है, देख लीजिए क्या होता है। पीएच बराबर माइनस log 10 एच धनायन बराबर हो जाएगा log 10 1/H धनायन, हाइड्रोजन धनायन। ठीक है, यहाँ जो माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस को हटाने के लिए जो हाइड्रोजन धनायन है इसको बटे में कर देंगे 1/H प्लस। ठीक है, अब देखिए आप, अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ठीक है, क्या है, अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन या फिर मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। या अन्य शब्दों में, जैसे पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। यदि पीएच का मान कब क्या होगा ये देख लीजिए। यदि पीएच का मान 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब क्या हो जाएगा, विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, 7 से ज्यादा अगर क्या है, यदि पीएच मान किसी तत्व किसी पदार्थ का अगर पीएच मान क्या है 7 से ज्यादा है, ठीक, तो उसका क्या हो जाएगा, विलयन क्षारीय होगा। यदि पीएच मान 7 से कम है तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, यदि पीएच मान क्या है 7 है, पूरा पूरा 7 है, तब विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसका एक ग्राफ होता है, जिसे 1 2 3 डॉट 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 यहाँ 7 फिर डॉट डॉट क्या हो जाएगा 11 12 12 13 और 14, ये होता है 1 से 14 तक। ठीक है, तो जब सबसे पहले देखिए क्या आता है, छोटा आ, हिंदी तो पढ़े ही छोटा बड़ा, तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा आ, तो छोटा आ से अम्ल, तो जो अम्ल होता है पहले होता है, फिर बाद में आता है सबसे लास्ट में क्षार। ठीक है, तो क्षार क्या हो जाएगा, सबसे बाद में क्षार। तो अगर 7 से उधर गए तो हम समझो किधर जा रहे हैं, क्षार की मात्रा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है, क्षार की मात्रा बढ़ा रहे हैं। अगर 7 से कम आ रहे हैं, जितना ही कम आएंगे उतना ही अम्लीय होगा पदार्थ। लेकिन अगर बीचों बीच में है 7 पर है, यानी कि क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, तो वही इसमें दिया है। यदि पीएच मान 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पदार्थ या फिर विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। यदि पीएच मान 7 से कम होगा तब विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 ही होगा, पूरा पूरा 7 होगा, तब विलयन उदासीन होगा। ठीक है, अब चलते हैं लवण। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, लवण। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनी अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, लवण कैसे प्राप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। अर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों के वियोजित हो जाता है। देखिए, आयनिक सिद्धांत के अनुसार, अर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह क्या होता है, यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। धनायनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक तथा जो ऋणायन होते इसको अम्लीय मूलक कहा जाता है, क्योंकि लवण धनायन क्षार से एवं ऋणायन जो होता है वो अम्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पहला साधारण नमक। साधारण नमक जो है इसमें कुछ नहीं, बस इतना याद करना है, इसका अणुसूत्र और इसका नाम। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक जो हम लोग घर पर खाते हैं, ठीक है, उसके बिना कोई भी भोजन अच्छा नहीं लगता। अब ये ना कह देना कि मीठा सामान, मीठा खाने योग्य खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड ये क्या है, रासायनिक नाम है साधारण नमक का, और जो इसका अणुसूत्र है NaCl होता है। ठीक, अब देखिए HCl एवं NaOH की अभिक्रिया से उत्पन्न क्या होगा, लवण सोडियम क्लोराइड NaCl।
कहलाता है। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है क्या है, एक प्रकार का लवण है। हाइड्रोजन क्लोराइड आप ले लीजिए, इसका अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, तब आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक NaCl। ये मत भूलना, बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है NaCl। ठीक, इसके साथ साथ क्या होगा, हमारे को जल प्राप्त होगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर देखिए, एक जो प्रश्न पत्र होता है हाई स्कूल का, बोर्ड एग्जाम होता है, क्लास 10 वाले बच्चों का बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें बहुविकल्पीय में 1 नंबर में आ जाता है, या फिर सीधे 2 नंबर में आता है। इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा या फिर रासायनिक सूत्र पूछ लेगा। ठीक, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो कास्टिक सोडा देखिए क्या है, रासायनिक नाम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणु सूत्र क्या है, NaOH। ठीक, अब ये कैसे बनता है आप लोग देख लीजिए उदाहरण में, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। अगला हमारा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, अथवा क्लोराइड ऑफ लाइम, अथवा क्लोरीनेटेड लाइम। इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम। सामान्य नाम इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सामान्य नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होगा, Ca, फिर कोष्टक के अंदर वो Cl, फिर कोष्टक के बाहर Cl, अथवा इसको सही से अगर लिखेंगे तो CaOCl2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण भी देख लीजिए कैसे होता है। देखिए, निर्माण की विधि, औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा शुद्ध शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसे शुष्क बुझा चूना ले लीजिए, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, CaOH2, फिर इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ करिए, इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ करिए। ठीक, और ये क्या चिन्ह बना हुआ, डेल्टा का, इससे क्या होता है, उष्मा जब होता है वहां पर इसे बनाते हैं। ठीक है, गर्मी दे करके अभिक्रिया कराइए इसके साथ, तब क्या होगा, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण प्लस में जल प्राप्त होगा हमें। विरंजक चूर्ण क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, और जल प्राप्त होगा। चौथा देखिए क्या है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा कहो या फिर बेकिंग सोडा। खाने का सोडा देखिए, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अथवा इसको ये भी कह सकते हो और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। इसका जो अणु सूत्र है वो हो जाएगा NaHCO3। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। अणुभार इसका 84 होता है, 84। निर्माण विधि इसका देख लीजिए। ठीक है, फिर क्या है 5वां नंबर, धावन सोडा हमारा। इसका जो निर्माण विधि है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर आप देखिए 5वां नंबर है धावन सोडा यानी धोने का सोडा। रासायनिक नाम इसका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सामान्य नाम सोडा एस या फिर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। इसका अणुभार जो होता है 286 होता है, और इसका जो अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक, फिर इसका निर्माण विधि जो है आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्या हमारा 6ठा नंबर का है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 × ½ ठीक, अणुभार इसका 136.134। निर्माण विधि आप लोग देख लीजिए। फिर हमारा रासायनिक विज्ञान का क्या होता है, तीसरा पाठ हो जाता है धातु और अधातु। इसे हम अगले वीडियो को बना करके डाल दिए, अगला वीडियो आप लोग अगले वीडियो में देख सकते हैं। और जितने लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना करे हों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 2027 क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी किताबों से, सभी विषय के
इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर वीडियो बना करके फिर आप तक पहुंचाने का कोशिश किया हूं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दें। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।